टेलीस्कोप जो हमें पढ़ना भी है वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, और हम रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप पढ़ रहे हैं। ठीक है भैया, एक दो टाइप के टेलीस्कोप होते हैं। ठीक है, जो एक होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप और एक होता है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में हम लेंस का यूज करते हैं और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में हम मिरर का यूज करते हैं। लेकिन जो अभी हमें करना है वो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में जो डेरिवेशन है वो भी रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की है। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है भैया, थोड़ा बहुत पढ़ना है और जस्ट वो थ्योरी है। ठीक है भैया, तो उसको हम क्वेश्चन में कर देंगे, खत्म कर देंगे रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में। अभी जो करने आ रहे हैं वो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है। ठीक है, तो टेलीस्कोप में बात कर रहे हैं, टेलीस्कोप। ठीक है भैया, और ये रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, इसमें लाइट जो होती है वो लेंस के थ्रू क्या होगी भैया, रिफ्रैक्ट करेगी। थोड़ा ये आउट ऑफ फ्रेम हो गया है। ठीक है, तो हम जिस टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं वो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, इसमें लेंस का यूज करना है। ठीक है भैया, अभी आपने एक जेम्स वेब टेलीस्कोप का नाम सुना होगा, तो जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है वो आपका रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है। ठीक है भैया, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, और जो हम करने जा रहे हैं वो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है। इसमें जिसका इस्तेमाल होगा वो होगा आपका मिरर। ठीक है, तो ये भैया इसमें कंसिस्ट विद, ये भैया कंसिस्ट विद टू लेंस, दो लेंस से मिलकर बना होता है। पहला जो होता है भैया सबको पता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है भैया, ऑब्जेक्टिव जो होता है अगर मैं बात करूं तो लार्ज फोकल लेंथ होता है, लार्ज फोकल लेंथ, ठीक है भैया। दूसरा लार्ज अपर्चर होता है, लार्ज अपर्चर मतलब साइज क्या होता है भैया, बड़ा होता है इसका काफी, ये लार्ज साइज। और ठीक है भैया, और टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, लार्ज अपर्चर साइज बड़ा होने से क्या होता है, तो भैया बता दूं, अगर हम लेंस का साइज बड़ा रखेंगे तो ज्यादा रेस को कैप्चर करेगा। ठीक है, और ज्यादा रेस को कैप्चर करेगा तो जो इमेज बनेगी वो ज्यादा इंटेंस बनेगी। तो लार्ज अपर्चर का पर्पस होता है, ठीक है भैया, ड्यू टू या ताकि क्या कैप्चर large number of rays so that image is sharp and intense, ठीक है भैया। कह रहा भैया हम अपर्चर को लार्ज रखते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स का जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है उसका अपर्चर, उसका साइज क्या होता है, काफी बड़ा होता है, ताकि वो दूर से आने वाली चीजों से ज्यादा रेस को कैप्चर कर सके और आपकी जो इमेज बने वो इंटेंस इमेज बने, मतलब बढ़िया अच्छी क्वालिटी की इमेज बने। ठीक है भैया, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव के बारे में। ठीक है भैया, दूसरा होता है भैया आईपीस। अगर आईपीस की बात करें तो आईपीस, ठीक है भैया, आईपीस क्या होता है भैया, ये स्मॉल फोकल लेंथ होती है, स्मॉल फोकल लेंथ। ठीक है भैया, स्मॉल अपर्चर होता है, साइज भी इसकी क्या होता है, छोटे होता है, स्मॉल अपर्चर होता है। ठीक है, और ये होता है टूवर्ड्स आई, ठीक है भैया, आंख की तरफ होता है। तो देखिए भैया इन दो लेंस से मिलकर बना होता है आपका, ठीक है भैया, आपका जो टेलीस्कोप है वो दो टाइप के लेंस से मिलकर बना होता है। पहला ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी होती है लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज अपर्चर, साइज बड़ा होता है, और टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट की तरफ आता है। लार्ज साइज इसलिए होता है ताकि ये क्या करता है, कैप्चर so it captures large number of rays so that image is sharp and intense, ताकि इमेज क्या बने भैया, शार्प बने और इंटेंस बने, मतलब बढ़िया बने। ठीक है भैया, दूसरा होता है जो आईपीस कहते हैं, आईपीस की जो फोकल लेंथ होती है वो छोटी होती है, आईपीस का अपर्चर भी क्या होता है, छोटा होता है, और टूवर्ड्स आई होता है, हमारी आंख की तरफ होता है। बेटा क्लियर है सारी चीजें, यहां तक क्लियर है, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिटोरो में से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कार्तिक यादव और सुशांत को बोल दिया आज ऑफलाइन क्लास में मिलेगा मेरे को। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं, मिटोरो में इसको। ठीक है भैया,
अब इसमें नंबर ऑफ एडजस्टमेंट, तो हमारे पास दो तरह के एडजस्टमेंट यहाँ पर भी है, ठीक है। तो डायग्राम इसका देख लेना भैया, मस्त डायग्राम है, इसमें ज्यादा करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है, एडजस्टमेंट करने की, ठीक है भैया। तो सीधा सीधा जो डायग्राम बनेगा उससे हमारा रिजल्ट कितना हुआ निकल आएगा, ठीक है भैया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एडजस्टमेंट कितने भैया, नंबर ऑफ एडजस्टमेंट जो है हमारे पास वो है, दो एडजस्टमेंट है। पहला है भैया नियर बाय एडजस्टमेंट, नियर बाय एडजस्टमेंट, ठीक है भैया। नियर बाय एडजस्टमेंट में आपकी जो इमेज बनती है, आपको पता ही होगा, दोबारा से बोल रहा हूँ, फाइनल इमेज कहाँ बनती है भैया, डी पर बनती है। और दूसरा है भैया नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट, इस केस में जो आपकी फाइनल इमेज बनती है वो बनती है भैया, आपकी फाइनल इमेज जो बनती है वो बनती है आपकी भैया इंफिनिटी में बनती है। तो ये दो तरह के एडजस्टमेंट, यहाँ पर भी हमें इन दोनों एडजस्टमेंट को हमें अलग अलग करना है, ठीक है भैया। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, मजे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है भैया। तो अभी मिटो रहा हूँ, हम पहले करेंगे भैया नियर बाय एडजस्टमेंट, ठीक है भैया। जैसा डायग्राम बना रहा हूँ उसी तरीके से डायग्राम बनाना, तभी आपका डायग्राम ज्यादा अच्छा होगा और दूसरी बात है गलती होने की संभावना कम होगी, ठीक है भैया। तो चलो लिखते हैं भैया, मिटो रहा हूँ इसको, ठीक है। तो भैया हम बात कर रहे हैं भैया नियर बाय एडजस्टमेंट की, नियर बाय एडजस्टमेंट, नियर बाय एडजस्टमेंट, ठीक है भैया। हमारे पास दो तरह के एडजस्टमेंट है, उनमें से सबसे पहला और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जिसको हम नियर बाय एडजस्टमेंट कहते हैं। आपको बता दूं भैया, टेलीस्कोप का इस्तेमाल हम जो करते हैं वो भैया बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए करते हैं, ठीक है भैया। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आने वाली जो रेज होती है वो हमेशा क्या होती है भैया, पैरेलल आती है हमारी तरफ, ठीक है भैया। दोबारा बोलो भैया, टेलीस्कोप का जो इस्तेमाल होता है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए होता है, और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज होती है वो पैरेलल होती है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है भैया। तो अभी देखिए भैया, हम बना रहे भैया, ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस, जो कि क्या है आपका ऑब्जेक्टिव है, और दूसरा भी क्या है आपका कॉन्वेक्स लेंस है। जिसे नहीं बना रहा अभी मैं, ध्यान रखना, क्यों नहीं बना रहा भी आपको पता लग जाएगा, बाद में बता देंगे, ठीक है भैया। ये आपका क्या है प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ा फेड बन गया है, थोड़ा डार्क कर लेते हैं, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है भैया। अब देखिए भैया, सबसे पहले आपको अपने आप यहाँ पे एक इमेज बना देनी है। अगर डायग्राम आप सही चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका डायग्राम एक बार में सही निकले, तो पहले इसकी इमेज यहाँ पर आप इन्वर्टेड बना देना, ठीक है भैया। चलो इन्वर्टेड बना दी, यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है भैया, आपका C1 है। इस पॉइंट को, ठीक है, थोड़ा सा बड़ी बना दो, ठीक है, अभी वो भी नहीं बना रहा, इस पॉइंट से होते हुए यहाँ से एक मैंने एक लाइन खींची, ठीक है भैया, ये सीधी लाइन खींची, और यहाँ पर इस इमेज का टिप बना देना, टॉप, ठीक है। इस इमेज का मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे टिप बना दिया, अरे ये बन गई इमेज जो इसने बनाई है, ठीक है भैया। ध्यान रखना भैया, ये क्लियर है भैया। एक लाइन यहाँ से खींच दिया ना, किसी भी एंगल पे खींच सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है भैया। और ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बगैर डायग्राम के सॉल्व भी नहीं हो रहे हैं, इसलिए बता रहा हूँ भैया, डायग्राम पे ज्यादा कमांड होनी चाहिए आपकी, ठीक है भैया। तो क्वेश्चन करेंगे कल से, तो अभी तो खैर आज टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है भैया। तो एक रे आई और वो सीधे इसके टिक पे गई, बाकी दो रेस जो थी वो इसके पैरेलल बना दूंगा। ये तीनों रेस क्या हो भैया, इसके पैरेलल, ये वाली तीनों रेस को क्या करना, पैरेलल बना देना, और पैरेलल रेस इसके इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर लाके कन्वर्ज कर देना, ठीक है भैया, ठीक है भैया। तो इसके द्वारा बनाई गई जो इमेज थी वो यहाँ पर बन गई, इसके द्वारा ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव की इमेज यहाँ पर बन गई। हम कौन सा एडजस्टमेंट कर रहे हैं भैया, नियर बाय एडजस्टमेंट। और नियर बाय एडजस्टमेंट में क्या होता है भैया कि आपकी जो फाइनल इमेज होती है वो डी पर बनती है, वर्चुअल बनती है, याद होगा आपको भैया। फाइनल इमेज आईपीस के द्वारा बनती है, जो कि भैया वर्चुअल होती है, और जिस डायरेक्शन में उसका ऑब्जेक्ट होता है उसी डायरेक्शन में आपकी इमेज बनती है। किसको किसको याद है बेटा, किसको किसको याद है, ये बात है किसको किसको याद है, ठीक है। चलो अब बढ़ते भैया, हम बना लेते हैं अपना आईपीस। अब आईपीस बनाना भैया, क्योंकि भैया आईपीस जो होगा वो हमेशा इस, ये जो आपको पता है ये तो इसकी इमेज है, लेकिन ये चीज क्या इसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा बड़ा बना देना, ठीक है भैया, ताकि सही रहे, ठीक है भैया। ये पहला काम हो गया, समझ में आ गया होगा आपको डायग्राम, ठीक है भैया। अब जैसा कि हमें पता है भैया कि ये क्या बनाएगा, ये जो लेंस है वो वर्चुअल इमेज बनाएगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस डिवीजन बनाएगा, और ऐसा जब भी होता है जब ऑब्जेक्ट यानी ये इसके फोकस के अंदर हो, तो इसका फोकस हमने बना दिया, आईपीस का फोकस इधर बना दिया, और इसकी इमेज यानी इसके ऑब्जेक्ट को
इस फोकस के अंदर बना दिया, ठीक है भैया, के फोकस के अंदर बन गया, ठीक है भैया। और एक बात और बता दूं, पैरेलल रेज जो कन्वर्ज होती है, पैरेलल रेज किसी लेंस के जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होती है वही क्या कहलाता है भैया, फोकस पॉइंट। यानी इसका फोकस क्या है भैया, ये रहा, जहां पर इसकी इमेज बनी है वहीं पर बनाया भैया, वहीं पर है इसका फोकस, क्योंकि ये सारी रेज आने वाली रेज पैरेलल है और पैरेलल रेज हमेशा लेंस के फोकस पे ही कन्वर्ज होगी, यानी जो इमेज बनी है वो इसके फोकस पे बनेगी, ठीक है भैया। तो ये बन गया, और ये जो इमेज है वो इस लेंस के लिए क्या है भैया, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखिए भैया, एक रे को यहाँ पे भेज दीजिए, पहले यही भेजना है, ध्यान रखना, पहले इसी रे को भेजना, ध्यान रखना, पहले इसी रे को इसके ऑप्टिकल सेंटर से होते भेजना, ठीक है भैया। तो ये हो गया C2 सेंटर से, ये वाली रे आपकी ऐसे निकल गई, ठीक है। अब दूसरी रे बची है, क्योंकि जो ऑप्टिकल सेंटर जाती है तो बिना डायमेंशन के आगे निकल जाती है, ठीक है भैया। अब दूसरी रे ऐसे निकालना सीधी सीधी, और अपने हिसाब से, ठीक है भैया, थोड़ी दूरी पर यहाँ पर कहीं पे यहाँ से निकाल देना। तो आप देख रहे हो कि भैया इस डायरेक्शन में दोनों रेस तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इस डायरेक्शन में ये दोनों रेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो हमने क्या किया भैया, इसके पाथ को रिट्रेस किया, इसके पाथ को रिट्रेस किया, ये देखो, और इसके पाथ को भी रिट्रेस किया, और यहाँ पर इन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, यहाँ पे इन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, इंटरसेक्ट कर दिया वर्चुअल रेज ने। और जब वर्चुअल रेज इंटरसेक्ट करती है तो आपकी इमेज भी जो बनती है वो आपकी वर्चुअल होती है, तो ये आपकी बन गई इमेज, ठीक है भैया, ये बन गई आपकी इमेज, ठीक है भैया। ये आपका ए भी था, और ये हो गया आपका ए डैश, और ये हो गया आपका बी डैश, ठीक है भैया। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका इधर की तरफ है, ऑब्जेक्ट लेंस के इधर की तरफ है, तो इधर देखने के लिए अल्फा, तो ये एंगल भी होगा अल्फा। और आपको पता है भैया प्रिंसिपल एक्सिस से इमेज को देखने के लिए, इमेज आपकी ये बनी है, तो इमेज को देखने के लिए एंगल क्या होगा भैया, बीटा, ठीक है। बीटा हो गया यहाँ, ये तो कि आपको पता है ये जो इमेज है वो इसकी इमेज है, तो इससे यहाँ से तक की दूरी को हम वीओ कहते हैं। और आपको बता दूं वीओ जो है वो इसके फोकस के बराबर है, क्योंकि इसकी जो इमेज बनेगी वो इसके फोकस पे बनेगी, यानी इसका इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। आपको पता है ये वाली इमेज जो है उसके लिए ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये यूई हो गया, ये भी खत्म कर दिया इसको। और इसकी जो इमेज है वो डी पर बनी है, यानी वीई की वैल्यू क्या होगी भैया, यहां से लिखता हूं भैया, वीई की वैल्यू क्या होगी भैया, माइनस डी के बराबर होगी। बेटा डायग्राम किसको किसको क्लियर है, बता दीजिए भैया, डायग्राम डायग्राम किसको किसको क्लियर है, जल्दी से हाथ लगा लीजिए। डायग्राम किसको किसको क्लियर है, वही सारे पुराने कंसेप्ट्स को लेके हमने डायग्राम को पूरा बनाया है, ठीक है भैया। डायग्राम में कुछ भी नया नहीं किया है, सारा वही पुरानी जो बातें थी जो मैंने आपको बता रखी है प्रिंसिपल ऑफ रे डायग्राम में, उन्हीं सारी बातों को लेके हमने डायग्राम को ड्रॉ किया है। थोड़ा ये वाली रे मुझे पैरेलल नहीं लग रही, तो इसीलिए इसको थोड़ा पैरेलल कर देते हैं, ये वाली अभी पैरेलल होगी शायद, हाँ ठीक है पैरेलल होगी, ठीक है भैया। डायग्राम आपका बन के तैयार हो गया है, ठीक है भैया। अब हमें निकालनी है इसकी मैग्निफिकेशन, तो चलो देखते हैं भैया मैग्निफिकेशन क्या होती है। तो एज वी नो मैग्निफिकेशन क्या होती है भैया, tan बीटा अपॉन में tan अल्फा, सब जानते हैं भैया मैग्निफिकेशन, 100 बार हमने कर रखा है भैया। जो मैग्निफिकेशन होती है भैया वो tan बीटा अपॉन में tan अल्फा होती है। अब देखिए बीटा के लिए दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है। बीटा के लिए दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल आपका ये है और दूसरा ट्राइंगल आपका ये है। लेकिन आपको इन दोनों में से कौन सा ट्राइंगल लेना, तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि आप वही ट्राइंगल, दो ट्राइंगल लोगे अल्फा और बीटा में जिसमें कम से कम एक चीज कॉमन हो, ताकि वो कैंसिल हो जाए, ठीक है भैया। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, अल्फा और बीटा के लिए कम से कम आप वैसे ट्राइंगल लोगे जिनमें कम से कम एक चीज कॉमन हो, ताकि वो चीज कैंसिल हो जाए। अगर मान लीजिए अल्फा के लिए तो केवल एक ऑप्शन है हमारे पास, ये वाला ट्राइंगल, अल्फा के लिए केवल एक ऑप्शन है जो कि ये वाला ट्राइंगल है। लेकिन बीटा के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, जो कि पहला एक ट्राइंगल ये है और दूसरा ट्राइंगल ये है। अब इन दोनों में से कौन सा ट्राइंगल लिया जाए, अगर मैं बड़े वाले को लेता हूँ तो अल्फा के साथ इसका अल्फा वाले ट्राइंगल में और इस बड़े वाले ट्राइंगल में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, ठीक है भैया। अल्फा वाला ट्राइंगल आपका ये है और बीटा वाला ट्राइंगल अगर मैं इसको लेता हूं तो इन दोनों में, इस वाले में और इस वाले में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, यानी कोई भी चीज कैंसिल होने वाली नहीं है। लेकिन अगर मैं बीटा के छोटा वाला ट्राइंगल लेता हूं तो अल्फा का परपेंडिकुलर, अल्फा वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर और बीटा वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर दोनों क्या है, सेम है, यानी ये कट सकते हैं। तो हम इन्हीं दो ट्राइंगल को हम लेते हैं। तो बीटा के लिए कौन सा ट्राइंगल लिया भैया, बीटा के लिए ट्राइंगल लिया ट्राइंगल ए बी सी टू। और अल्फा के लिए कौन सा ट्राइंगल लिया, तो ए बी सी वन, ट्राइंगल ए बी सी वन, ठीक है भैया। ट्राइंगल समझ में आ गया बेटा,
ट्राइंगल हमने कैसे लिया है, क्लियर है सबको? ट्राइंगल समझा गया? चलो भैया, ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं भैया। तो भैया देखिए इसको आगे, बीटा की वैल्यू लिखिए। तो परपेंडिकुलर क्या है भैया आपका ए बी है, और बेस क्या है भैया आपको पता है भैया, बेस की वैल्यू यूई, क्या है भैया यूई। तो यूई को क्या लिखना भैया, माइनस यूई, क्यों? क्योंकि भैया आपका यूई क्या है भैया, लेफ्ट साइड में है, इसमें माइनस यूई लिखा है, ठीक है। अब आते हैं अल्फा में, तो परपेंडिकुलर क्या है भैया, अच्छा आपका ए बी है, और बेस क्या है भैया, तो बेस की वैल्यू देखिए भैया, इसके बेस की वैल्यू क्या है, या तो वीओ ले लो या एफओ ले लो, दोनों ही राइट साइड में, तो हम पहले एफओ ले रहे हैं, बाद में केस में वीओ डाल देंगे। ए बी से ए बी क्या हो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपका जो मैग्निफिकेशन आ रहा है वो आ रहा है एफओ अपॉन में यूई, ये आ रहा है माइनस का, ठीक है भैया। अब इसको हम मैग्निफिकेशन को ये भी लिखते हैं, ठीक है भैया। इसको आगे बढ़ाकर हम इस एम को लिख देते हैं भैया माइनस वीओ अपॉन में यूई, ये भी हो सकता है, ठीक है भैया। लेकिन हम इसको आगे सॉल्व करेंगे इस वाले को, ठीक है भैया। बेटा क्लियर है चीज, यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर है? चलो भैया आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भैया, इस जो एनसीईआरटी में आपका रिजल्ट है वो ये नहीं दे रखा, ठीक है भैया, इसके आगे सॉल्व कर रखा है। कोई केस जिसमें फाइनल इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस के पीछे बना, हाँ बिल्कुल बनती है, डायग्राम ही बना, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम पे डिपेंडेंट है। ये थोड़ा और कर दूं तो यहाँ बन जाएगी, डेरिवेशन वही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, डेरिवेशन वही जाएगा, ठीक है। चलो अभी खैर अभी इसे सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे इस बारे में, क्वेश्चंस करते हो, बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारे स्पेशल केस आएगा, क्वेश्चन करते हो, ठीक है, वहां पे आपने सारी चीजें क्लियर करेंगे, ठीक है। अभी देखिए भैया, तो ये हमारा जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है एक्चुअल में एनसीईआरटी में यहाँ तक नहीं छोड़ रखा है, इसको आगे और सॉल्व करता है। तो मैं बात करता हूँ कॉन्वेक्स की, आई पीस की। अगर मैं आई पीस को देखूं, आई पीस को अगर मैं देखूं, तो भैया अगर देखिए भैया, हम जानते हैं आई पीस में फोकल 1 बाय में एफ 1 बाय में बी माइनस 1 बाय में यू का रिलेशन में डलवा सकता हूं, क्यों? क्योंकि भैया आई पीस क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, और लेंस का जो रिलेशन होता है वो ये होता है, ठीक है भैया। सारी वैल्यूज को पुट करते हैं आई पीस के लिए, तो आपको पता है भैया फोकल लेंथ क्या है आई पीस की, एफ ई है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस क्या है भैया, एफ ई है। इमेज डिस्टेंस ऑफ आई पीस के लिए इमेज जो आई पीस ने जो इमेज बनाई है वो कहां बनाई है, ये बनाई है, और उसकी दूरी क्या है, माइनस डी है, माइनस डी लिख दीजिए, ये भैया। और आपको बताया भैया आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, ये ऑब्जेक्ट है आई पीस का, तो इसकी दूरी क्या है भैया, माइनस यू पी है, ठीक है भैया। तो इसको सॉल्व कीजिए, इसको आगे हमने सॉल्व किया, ठीक है भैया। इस माइनस से ये माइनस से ये माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल हो गया, इस डी को दे दो तो 1 बाय में एफ ई प्लस 1 बाय में डी इक्वल्स टू में 1 बाय में यू ही हो गया आपका, एलसीएम लीजिए तो d प्लस एफ ई अपॉन में एफ ई डी, ठीक है, एफ ई डी हो गया। उसके बाद फिर इधर क्या हो गया आपका 1 बाय में यू ही हो गया। हमने क्या किया, आपको पता है मैग्निफिकेशन माइनस एफ ओ अपॉन में यू ही है, एफ ओ अपॉन में यू, तो हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस एफ ओ से मल्टीप्लाई कर दिया, और इस साइड में भी माइनस एफ ओ से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड में माइनस एफ ओ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है भैया, मल्टीप्लाई करने के बाद अब मैं होने जा रहा हूँ, क्योंकि कोई जगह बची नहीं है। फोटो ले लीजिए भैया, इसकी फोटो ले लीजिए, मैं ऊपर की कैलकुलेशन मिटाऊंगा, ऊपर की कैलकुलेशन मिटा दूंगा, ठीक है। फोटो लीजिए जल्दी से, ठीक है, ले ली। चलो भैया मिटो रहा मैं, ऊपर की कैलकुलेशन मिटो रहा हूँ, ये देखो मिटो दिया, ठीक है। तो ये हो गया भैया आपका माइनस एफ ओ, इस एफ ई को जो इसके साथ लगा हुआ, इस एफ ई को इस एफ ओ के नीचे लिखो, ठीक है भैया। एफ ई और ब्रैकेट में क्या बचा, डी प्लस एफ ई अपॉन में डी इक्वल्स टू में ये क्या भैया, माइनस एफ ओ अपॉन में यू ई, और ये किसकी वैल्यू है भैया, तो ये तो एम की वैल्यू है, ये देखो पीछे निकाला तो मिट हो गया, तो एम इक्वल्स टू में क्या हो गया आपका माइनस एफ ओ अपॉन में एफ ई, और डी अपॉन में डी क्या होगा 1, और एफ ई अपॉन में डी क्या होगा भैया, ऐसे एज इट इज इसको लिख दीजिए, ठीक है भैया। यही है आपके एनसीईआरटी में फाइनल रिजल्ट। बेटा क्लियर है सबको, क्लियर है फाइनल रिजल्ट एनसीईआरटी का? जल्दी से हाथ लगा लीजिए, टाइम नहीं है बिल्कुल भी, फटाफट जिसको इसको क्लियर हो गया हाथ लगा लीजिए, ये एनसीईआरटी का फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। एनसीईआरटी का फाइनल रिजल्ट हमारा यही है, ठीक है भैया। अब इसको और थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो ये जो माइनस है, ये माइनस क्या लिखा है, ये नेगेटिव साइन जो है, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट्स दैट फाइनल इमेज, यानी जो इमेज बनेगी वो क्या है, इन्वर्ट ऑब्जेक्ट आपका ऊपर की तरफ होगा, इमेज क्या नीचे की तरफ होगी। तो फाइनल इमेज इंडिकेट्स दैट फाइनल इमेज इज इनवर्टेड,
इनवर्टेड, ठीक है भैया, उल्टी है इस केस में फाइनल इमेज, ठीक है भैया। इसको थोड़ा और आगे केस में लिख देते हैं, नीचे वाला ये वाला भी क्वेश्चन आपने स्क्रीनशॉट में ले लिया होगा, इसको भी मिटो ही दे रहा हूं मैं, ठीक है भैया। तो अगर इसको मैं देखूं तो आपको पता है एफ और वीओ दोनों बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं एम इक्वल्स टू में वीओ अपॉन में एफओ 1 प्लस एफ ई अपॉन में डी, ठीक है भैया। हम न्यूमेरिकल के लिए माइनस हटा देते हैं, ठीक है भैया, न्यूमेरिकल के लिए हम माइनस को हटा देते हैं, 1 प्लस एफ ई अपॉन में डी, ठीक है भैया। न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो माइनस नहीं लगाएंगे, ठीक है भैया, ध्यान रखना, ठीक है भैया। तो ये हो गया आपका मैग्निफिकेशन। अच्छा, इस केस में देखिए भैया, जो एल होगा यानी दोनों लेंसेज के बीच का सेपरेशन, सेपरेशन इन बिटवीन, सेपरेशन इन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच में जो सेपरेशन होगा यानी एल, उसकी वैल्यू क्या होगी भैया, सेपरेशन ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच का सेपरेशन, तो आपको पता भी है एफओ प्लस यूई, एफओ प्लस यूई, एफओ दोनों पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव साइन नहीं आना है, सब बता रखा है, क्यों एफओ प्लस यूई, ठीक है भैया, एफओ प्लस यूई, या फिर हम दूसरे वे में कह सकते हैं कि एल इक्वल्स टू में आपको पता है एफओ की वैल्यू तो वीओ के बराबर भी प्लस यूई, ठीक है भैया। तो ये हो गया दोनों लेंसेज के बीच का सेपरेशन, किसी को भी यूज कर सकते हो, ये काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं, दोनों लेंसेज के बीच का सेपरेशन दे रखिएगा, तो वीओ दे रखा होगा, वहां से आप यूई निकाल लेना, बहुत सारी कैलकुलेशन है जो क्वेश्चन में आपको आगे क्लियर होती है। बेटा क्लियर है, बेटा क्लियर है, ये हमारा हो गया पूरा कंप्लीट रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। अभी इसका एक और केस बना नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है, ठीक है, चलो अच्छा, ठीक है। अब नॉर्मल एडजस्टमेंट जल्दी से करते हैं, वो आसान है, कुछ भी उसमें कैलकुलेशन खास नहीं है, ठीक है। तो डायग्राम देख लो बस एक बार, ठीक है, मिटो दो मैं इसको, ठीक है, ये मिटो दिया, चलो डायग्राम भी ऐसे ही है, यहाँ पे 2 मिनट में सेट कर देंगे डायग्राम को। बता दो भैया, जब भी इसकी इमेज तो हमेशा इसके फोकस पे ही बनेगी, क्योंकि यहाँ की तरफ आने वाली इमेज सारी क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है भैया, ये इमेज बनी। लेकिन अगर ये इमेज इन्फिनिटी पर बनाएगा, ये इमेज इन्फिनिटी पर बनाएगा, तो इसका मतलब इसका ऑब्जेक्ट जो कि ये है वो इसके फोकस पे हो, यानी इस बार आई पीस और ऑब्जेक्टिव दोनों का फोकस एक ही पॉइंट पर कॉन्साइड करेगा, दोनों का फोकस एक ही पॉइंट पर क्या करेगा भैया, कॉन्साइड करेगा, आई पीस का और ऑब्जेक्टिव का। अगर इन इमेज कौन से कर रहे हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट में आपका एफ यानी आई पीस का फोकस एंड एफ ओ यानी ऑब्जेक्टिव का फोकस आर कॉन्साइड्स, ठीक है भैया, एक ही पॉइंट पर कॉन्साइड करेंगे, मिलेंगे, ठीक है भैया, एक ही पॉइंट पर रहेंगे, ठीक है भैया। अब देख लीजिए भैया, इमेज डायग्राम तो बड़ा ही नहीं है, इतनी आसान है, ठीक है भैया। एक रह गई पैरेलल, पैरेलल वाली गई है, देखिए भैया, इसको ये इसके पैरेलल बना देना, थोड़ा पैरेलल बना दो, ये ना तो इधर काट रही है और ना ही इधर काट रही है, दोनों रेस, ठीक है भैया। तो ना तो इधर यहाँ पे इमेज काट रही है, ना रेस यहाँ पे काट रही है, ना रेस इंफिनिटी पे उधर की तरफ काट रही है, ठीक है भैया। बता दूं, मैं थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं यहाँ पे, तो ये वीओ हो गया, ये एफओ हो गया, और इस केस में आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो तो आपको पता ही है, जिसकी दूरी क्या भी है, इसके फोकस पे ही बना है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए वो ऑब्जेक्ट इसके फोकस पे ही है, यानी क्या हुआ, एफ ई और यूई दोनों ही क्या इस केस में बराबर होंगे, वीओ और एफओ बराबर होंगे, ये तो हमेशा ही बराबर होंगे टेलीस्कोप केस में। लेकिन जब हम नियर बाय एडजस्टमेंट और नॉर्मल एडजस्टमेंट करेंगे तो उस केस में एफ ई और यूई भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है, क्यों बराबर हो जाएंगे, तो क्योंकि इसके फोकस पे ही इसकी इमेज इसके फोकस, इसकी इमेज इसके फोकस पे बनेगी और इसके भी फोकस पे बनेगी, और अगर ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है तो यानी फोकस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों ही क्या होंगे भैया, सेम होंगे, ठीक है भैया। तो फिर चलो भैया, ये हो गया डायग्राम, ठीक है, यहाँ पे 2 ट्राइंगल हमारे पास है, ठीक है भैया। तो इसमें आपका मैग्निफिकेशन क्या होता है, वीनू मैग्निफिकेशन tan बीटा अपॉन में tan अल्फा, यहाँ पे ट्राइंगल का कोई सिलेक्शन की बात ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास 2 ट्राइंगल है, बीटा के लिए एक ट्राइंगल, अल्फा के लिए एक ट्राइंगल है। तो भैया बीटा का मैं देखूं तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, परपेंडिकुलर क्या है आपका, ए बी, बेस क्या है आपका माइनस यूई, या एफ लिखिए, एफ ई माइनस एफ ई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इसलिए माइनस एफ ई लिखा है, फोकस की वजह से माइनस नहीं लिखा है, ये जो माइनस एफ ई लिखा है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो हम नेगेटिव लगा सकते हैं फोकस के बीच में, ठीक है भैया।
ये हो गया। और आपको पता है भैया ये अल्फा क्या परपेंडिकुलर यानी एपी अपॉन में क्या है भैया आपका ऑब्जेक्ट ये इमेज डिस्टेंस या नॉर्मली ये बेस बेस क्या है भैया इमेज डिस्टेंस या फोकस लेंथ के बराबर है एफ लिख लीजिए। यहाँ पे ये कैंसिल हो गया तो ये आएगा एफओ अपॉन में एफई माइनस ठीक है भैया। और हम नॉर्मली इसको सोचते हैं एफओ की वैल्यू वीओ के बराबर है और एफई की वैल्यू आपकी यूई के बराबर है। सो एंड ये होगा हमारा एम इक्वल्स टू में माइनस वीओ अपॉन में यूई के बराबर हो गया ठीक है भैया। और दूसरी बात यहाँ पे लेंसेज के बीच का सेपरेशन इन दोनों लेंसेज के बीच का सेपरेशन जो कि हमने बताया भैया एल है तो सेपरेशन इन बिटवीन लेंसेज ठीक है भैया लेंसेज के बीच का सेपरेशन तो क्या होगा एल इक्वल्स टू में तो आप एफ ए प्लस एफ ई एफ ओ प्लस एफ ई लिख सकते हो या नॉर्मली लिख सकते हो एल इक्वल्स टू में वीओ प्लस यूई ठीक है भैया। तो ये दोनों ही क्या लेंसेज के बीच के सेपरेशन है इनको आप आराम से इससे कई सारी कैलकुलेशन हो जाएंगी आराम से ठीक है भैया। तो हमारे सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट खत्म हो गए हैं। अब इसमें रिफ्लेक्टिव टाइप टेलीस्कोप है वो छोटी सी थ्योरी है उसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज ही लिखना और कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी में छोटा सा आधा पेज का पैराग्राफ है लास्ट पेज का उसमें आप पढ़ लोगे तो कुछ खास नहीं है डायग्राम याद करना है और वही करना है ठीक है भैया। बाकी ये सारे डायग्राम और इसकी थ्योरी मैंने कंप्लीट कर दी भैया। देखिए एनसीईआरटी के कौन कौन से क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं तो मैं आपको बता देता हूँ एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है ठीक है भैया। टिक लगा लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं कल वही क्वेश्चन एनसीईआरटी कराऊंगा मैं ठीक है। हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है नहीं होंगे तो मैं कराऊंगा ठीक है भैया। तो लिखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक से लेकर 14 पूरे एक से लेकर 14 क्वेश्चन पूरा करना है आपको 15 छोड़ देना ये आपसे नहीं होगा ठीक है भैया मैं कराऊंगा इसको ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 17 भी छोड़ देना ठीक है भैया 17 भी मत ट्राई करना ठीक है 17 भी मैं कराऊंगा 16 करना। उसके बाद भैया क्वेश्चन नंबर 18 कर लो 19 क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 22 ठीक है भैया 22 कर लो। उसके बाद फिर ठीक है भैया 25वां भी ट्राई कर लेना भाई क्वेश्चन नंबर 25 ठीक है भैया 26 मतलब सारे कर लेने आपको ठीक है भैया 32 तक सारे कर लेने केवल 15वां और 17वां छोड़ देना है ठीक है भैया ट्राई करना बाकी 15 17 छोड़ के तो सारे ट्राई करने हैं आपको ठीक है भैया। बाकी सारे टॉपिक क्लियर है बच्चे आपको सारे टॉपिक क्लियर है भैया जितने करा दिए ठीक है भैया ठीक है। देखिए भैया आसान टॉपिक थे ठीक है भैया जितने भी है। अब हम 1-2 दिन क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन लगा लेंगे उसके बाद फिर चलेंगे और संडे को ऑफलाइन टेस्ट होगा ऑफलाइन ही जाऊंगा ऑफलाइन ही लूंगा ठीक है भैया टेस्ट। तो भैया मिलते हैं संडे क्लास में टाटा बाय बाय और सॉरी कल की क्लास में ठीक है न्यूमेरिकल के साथ एनसीईआरटी न्यूमेरिकल के साथ ठीक है भैया टाटा बाय बाय।